जी होपफुली स्क्रीन विजिबल होगी सबको। यस सर। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लियर करेंगे। अच्छा। अच्छा, आज मैंने दो नोट्स शेयर किए हैं आप लोगों के साथ उसके सेल्फ स्टडी के। कल नहीं शेयर कर पाया प्रीवियस डे में, ठीक है, तो उसका भी मैंने फिर आज से शेयर किया है। आई थिंक सो 6 और 7 दो शेयर किए हुए हैं, ठीक है। ये ना, आपने जो सेल्फ स्टडी वाली हैं वे लाजमी तैयार करते जाने हैं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिहाज से, ठीक है। तो ये साथ कोशिश करें डेली की डेली साथ एक को आप लाजमी तैयार करें इसको। अच्छा, ये है फिजिक्स। मतलब वो ब्रांच जो मैटर और एनर्जी को डील करती है, वो बेसिकली क्या है? फिजिक्स है। कहता है ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। अब इसमें दो टाइप्स हैं इसकी। मतलब अगर हम बात करें तो दो मेजर टाइप्स हैं, एक है इसकी क्लासिकल फिजिक्स है और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है? मैकेनिक्स आता है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है। और जितने भी आप कह लें कि माबाद तबियात जो नॉन फिजिकल हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। लाइक थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है, क्वांटम फिजिक्स है, ठीक है। अगर किसी ने देखना हो तो क्वांटम फिजिक्स की फर्दर डेफिनेशन ये वाली है। तो क्वांटम फिजिक्स वगैरह ये आती हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है। क्लासिकल में सारी वही जो मैकेनिकल चीजें हैं, जो फिजिकल चीजें हैं, वो सारी की सारी उसमें एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, आगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स की बात करें तो यार तीन तरह के सिस्टम है हमारे पास मेजरमेंट्स के। कौन कौन से? सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और चौथा है सिस्टम इंटरनेशनल। सीजीएस का मतलब सेंटीग्रेड, ग्राम्स एंड सेकंड्स। एमकेएस मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स। एफपीएस मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। और सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? ये वो इदारा है जो 1960 में बनाया गया और इसने तमाम जो यूनिट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स बना के रख लिए, ठीक है। तो अब इसके मुताबिक सात बेसिक यूनिट हैं। सात बेसिक यूनिट्स हैं, कौन कौन से? लेंथ मेजर होती है हमेशा मीटर के अंदर, बड़ी होगी तो किलोमीटर्स में आ जाएगी। मैस है किलोग्राम में, छोटा यूनिट होगा तो ग्राम्स में। टाइम का छोटा यूनिट है सेकंड है, बड़ा होगा तो आवर्स आ जाएगा। इसके बाद फिर डेज, फिर मंथ्स, फिर ईयर्स एटसेट्रा। अच्छा, इसके बाद जो टेम्परेचर है वो केल्विन में मोस्टली। वैसे तो आपका सेंटीग्रेड में भी है, फॉरेनहाइट में भी है, लेकिन जो कह लें कि साइंटिफिक जुबान है उसमें केल्विन टेम्परेचर है इसका, टेम्परेचर का यूनिट जो है। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर के अंदर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी रोशनी की शिद्दत जो है वो कैंडेला के अंदर, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल के अंदर, ठीक हो गया। आगे है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। कभी कभार इनमें से कोई एक आध आ जाता है, कभी नहीं भी आता। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियंस के अंदर, और सॉलिड एंगल को हम बस इतना याद रख लिए काफी है, स्टी रेडियंस के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, बात लंबी हो जानी है। आगे है जी ड्राइव्ड यूनिट्स कौन कौन से हैं? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एनर्जी या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डोज, इसका यूनिट ग्रे है। उसके बाद इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बेसिकली आपको पता है कैपेसिटर्स की होती है, तो इस ये मेजर की जाती है फैराड के अंदर, ठीक है। उसके बाद फैराड के बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ये उलट होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ये होता है ओहम, OHM, ओहम। तो कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट है, तो इसको इधर से पढ़ लेंगे मोहो, MHO, ठीक हो गया। इसके इसको सीमेंस भी बोलते हैं। आगे एनर्जी या वर्क को किस में मेजर करते हैं? जॉल्स में। कितने जॉल एनर्जी है? ये इतने जॉल वर्क है। फोर्स को न्यूटन में करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में, एल्यूमिनेसेंस को हम करते हैं लक्स के अंदर, इंडक्ट मतलब जो रोशनी की शिद्दत है
रोशनी की जो कह लें कि चमकने की जो है ना वो यूनिट है। उसके बाद जो है इंडक्टेंस है, ये इसका यूनिट है हंगरी, सॉरी हेनरी। इंडक्टेंस क्या होती है यार, बहुत लंबी हो जानी है, मैं उसमें आज जाना नहीं चाह रहा। चलें बस इतना याद रखिएगा बहुत है, हमारा आगे काफी काम पड़ा हुआ है। इंडक्टेंस आ गया हेनरी में। आगे ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेंस के अंदर आपने इसमें जो सारे भले याद ना कीजिएगा, मैं मोटे मोटे पॉइंट्स बता दूंगा, उनको लाजमी कीजिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये टेस्ला के अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर के अंदर। उसके बाद प्लेन एंगल है रेडियन के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट के अंदर है, पावर वॉट्स के अंदर, प्रेशर पास्कल में, रेडिएशन डोज इक्विवेलेंट ये सीवर्ट के अंदर है, रेडिएशन एक्सपोजर रोंजन के अंदर है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी बैक्यूरल में है, रेजिस्टेंस ओहम में, साउंड इंटेंसिटी डेसिबल में, टेम्परेचर केल्विन में भी है मोस्टली, और सेल्सियस फारेनहाइट तीनों में है। नेविगेशन स्पीड है किलो नॉट्स में, के नॉट्स मतलब एक्सेलरेशन आपका गैलीलियो के अंदर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और गॉस आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है गॉस। अच्छा, इसमें याद करने ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हैं वो देख लेते हैं। कैपेसिटेंस ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज कॉलम में है, ठीक है। कंडक्टेंस मोहो है, ठीक है। एनर्जी वर्क जॉल के अंदर है, फोर्स न्यूटन के अंदर है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है। उसके बाद आप आ जाएं आगे, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। पावर है, पावर हमेशा वॉट्स में मेजर की जाती है, ठीक है। प्रेशर पास्कल में आता है। और उसके बाद जो है रेडियो एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैकरल में है। हेनरी बैकरल के नाम पे रखा गया इसका यूनिट का नाम। उसके बाद साउंड इंटेंसिटी, ये डेसिबल के अंदर है। रेजिस्टेंस जो है वो ओहम में है। टेम्परेचर केल्विन फारेनहाइट या सेल्सियस। और नेविगेशन के लिए किलो नॉट्स में। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये काफी है, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से। आगे ये कुछ देख लीजिएगा, पढ़नी हो तो ठीक है, वरना अगर स्किप करना है तो भी ठीक है। एरिया की यूनिट दिए हुए हैं, एनर्जी की यूनिट फर्दर यूनिट्स हैं वो दिए हुए हैं। मेजर मेजर हम लोगों ने कर ही लिए हैं ऊपर। आगे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, देख लीजिएगा। एक बैरल कितने के बराबर होता है? एक बैरल बराबर है जी 159 लीटर्स के, और टोटल 42 गैलन के, ठीक है। अगर हम क्या करें कि 159 को 42 से तकसीम करें तो 3.7 गैलन निकलता, सॉरी क्या नाम है, एक गैलन का जो आपकी अमाउंट है वो क्वांटिटी निकलती है 3.7 लीटर निकलती है। 3.7 का एक लीटर का एक गैलन है। तो एक बैरल के अंदर 159 लीटर्स हैं, और उससे कितने गैलन्स बनते हैं? 42। क्योंकि ये बेसिकली जो ऑयल की ट्रेड होती है, पेट्रोलियम की, ये गैलन्स में ही होती है, मतलब बैरल्स के अंदर होती है। बैरल से आगे फर्दर कन्वर्जन गैलन्स में है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड है। इसके बाद हेक्टर, ये देख लीजिएगा। एक कैलोरी, एक एक मिनट सिर्फ मुझे ये सिलेक्ट करने दें। ओके। एक कैलोरी किसके बराबर है? 4 जूल के। एक माइल किसके बराबर है? ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट भी है, और जनरल नॉलेज के लिए हमें याद होना चाहिए कि हम कहते हैं तकरीबन 1600 मीटर। तकरीबन 1600, ये 1600 नहीं बल्कि 1609 मीटर होता है एक्चुअल। 1 माइल, एक मील जो सर है। ये भी 4.18 जॉल होता है। सॉरी। एक कैलोरी 4.18 जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। हाँ मतलब वो अगर आप इसको 4.18 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे ना, तो आपको पता ही है कि जब ये 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो या 5 छोटा हो, तो ये अगले वाले में नहीं जाता, बल्कि जस्ट वही फिगर रहता है। अगर ये होता है ना 4.56, तो फिर क्या होना था, इसने 5 कंसिडर होना, 5 कंसिडर होना था तकरीबन, ठीक है, कन्वर्जन के बाद, जी। तो राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। हाँ, और इसके बाद एक पाउंड कितना है? 453 ग्राम का है। क्विंटल 100 ग्राम का, यानी 2.5 मन का होता है। एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। एक ऑन्स के अंदर कितना होता है? 28.35 ग्राम है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 3.28 फीट है। या यार्ड करें तो 1.093 यार्ड है। और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं।
एक आप बताएं सर मुझे। 1 क्यूसेक कितने बराबर है? जी 1 क्यूसेक जो हम वाटर में इस्तेमाल करते हैं। यार, वो तो नहरी पानी जो बड़ा जखीरा है ना, उसको मेजर करने का है यूनिट है क्यूसिक। नहरों के ऊपर लिखा होता है अक्सर औकात जी इतने क्यूसिक जो ना मीटर है पानी मौजूद है। ये बेसिकली नहरी निजाम है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पानी पानी के लिए। ठीक है। आगे ये कितनी क्वांटिटी के बराबर है ये आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। मोस्टली मैंने इससे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में भी वैसे ये देखा नहीं क्यूसिक का वैसे। और आ भी जाए तो ये इतना होता है कि ये आपका जो नहरी निजाम है मोस्टली उसको मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 28.3 एक साथ होता है मेरे ख्याल में। अट्ठाईस ये इशारे गूगल कर लीजिएगा यार आप लोग ना, कि एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या बनती है। ठीक है। अच्छा, एक निबल किसके बराबर है? हमने कहा ना एक बाइट बराबर है 8 बिट्स के। एक निबल किसके बराबर है? 4 बिट्स के। ठीक है। ये बेसिकली हाफ बाइट कह सकती हैं आप इसको सादा लफ्जों में। ठीक है। एक निबल बराबर है 4 बिट्स के। और एक पूरा बाइट किसके बराबर है? ये वो खाने वाला बाइट नहीं, ये मेमोरी वाला बाइट है। ठीक है। स्टोरेज वाला, स्टोरेज मेमोरी वाला बाइट। तो ये 8 बिट्स के बराबर होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। ओके, ये छोड़ दिया, आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ कन्वर्जन है यार, ये देखिए जरा। 10 रेज पावर में कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है। शुरू करते हैं, देखते हैं इसको क्या क्या चीज है। डेसी का मतलब है 1/10। ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? 10 रेज पावर -1। ठीक है। डेका, DECA, ये के नहीं है, सी है। डेका 10 रेज पावर 1, या सिंपल 10 कह लें आप इसको। सेंटी का मतलब क्या है? सेंटी का मतलब होता है आपका 1/100। 100। ठीक है। मतलब 10 रेज पावर -2। हेक्टो, हेक्टो होता है 10 रेज पावर 2, मतलब जिसको हम 100 कह सकते हैं। मिली का मतलब 10 रेज पावर -3। ये प्लस नहीं होना चाहिए, मिली मिली छोटा होता है। जी सर, मैंने से ही आएगा ये। माइनस आएगा। ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये वाला 10 रेज पावर -3। किलो क्या है? 10 रेज पावर 3। मतलब मिली होगा 1/1000, और किलो का मतलब 1000। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका माइक्रो। माइक्रो 10 रेज पावर -3 है, ये वाला भी। ठीक है। और मेगा 10 रेज पावर 6, मतलब ये होगा 1/1 और 6 zeros। ठीक है। और मेगा का मतलब 1 और 6 zeros। उसके बाद जी आ गया सर। आपका नैनो। नैनो बोलते हैं 10 रेज पावर -3 -9 को। गीगा बोलते हैं 10 रेज पावर +9 को। पिको, पिको बोलते हैं 10 रेज पावर -12। और टेरा 10 रेज पावर 12। टेराबाइट कहते हैं ना हम लोग मेमोरी के लिए, इतने टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है। तो वो बेसिकली बड़ी मेमोरी को शो करने के लिए। अच्छा, फेमटो, फेमटो कहलाता है 10 रेज पावर -15। और पेटा, पेटा कहलाता है आपका 10 रेज पावर +15। इस तरह से ऑटो कहलाता है 10 रेज पावर -18। और एग्जा कहलाता है 10 रेज पावर 18। ये कुछ कन्वर्जन है। ये मैंने अलग से बना के लिखी भी हुई है। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप इसको। मैंने क्या किया, इसको अलग अलग किया हुआ है। -1, -2, -3, -4, इस तरह से। मतलब ये स्टैंडर्ड है 10वां, ये आपका डेका। यहां से ऊपर जाए तो सारी माइनस वाली है। ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, फलाना फलाना फलाना। और नीचे है तो सारी पॉजिटिव वाली है। ठीक है, ये अलग से लिखा हुआ है मैंने हाथ से। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या चीजें हैं यार? हर वो मतलब चीज जिसमें सिमत भी दी जाए किसी चीज की, और उसकी क्वांटिटी भी दी जाए, तो उसको वेक्टर बोलती हैं। जैसे हम कहते हैं फोर्स। फोर्स क्या है? कि जी इतने न्यूटन फोर्स है। क्या मतलब? F = एम ए। 4। वो तो ठीक है, हमें मैंने कहा 4 न्यूटन फोर्स है। अब फोर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, या तो उसको बोल्ड कर देते हैं लिखने में फिजिक्स के मुताबिक, या उसके ऊपर एक एरो हेड डाल देते हैं। तो ये शो करता है वेक्टर को। वेक्टर वो क्वांटिटी है कि जिसमें आपको क्वांटिटी के साथ साथ
डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसा कि आप कहते हैं, एक बार आप किसी बंदे से कहते हैं कि यार मैंने लाहौर जाना है, तो वो कहता है यार आप 2 घंटे की ड्राइव ले लो और ईस्ट की तरफ ले लो, ठीक है। अगर वो कहता है कि 2 घंटे कार चलाओ, तो आपको समझ ही नहीं आनी मैंने किस तरफ चलाना है, राइट लेफ्ट, किधर जाना किधर है। तो उनमें वो चीजें जिनमें आपको कह लें कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनमें आपको डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होती है, वो कहलाती हैं वेक्टर्स। और जिसमें सिर्फ अमाउंट की या क्वांटिटी की जरूरत होती है वो कहलाती है स्केलर। जैसे हम कहते हैं 5 किलो चीनी, तो इसमें जस्ट 5 किलो क्या है, उसकी क्वांटिटी है। हमने कभी भी दुकानदार से नहीं कहा यार मुझे 5 किलो चीनी मशरक की तरफ तोल दो, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जरूरत ही नहीं है। बात समझ आ रही है ना? तो अब कौन कौन सी स्केलर है, कौन कौन सी वेक्टर है, इसमें एग्जांपल्स दिए हुए देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी, टाइम है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, उसके अलावा डेंसिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओवरऑल, हाँ ठीक है, डिस्टेंस है, मास है, एरिया, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह वगैरह। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, वेट, ओशियनिक करंट्स। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी डायरेक्शन बनती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके बाद है वर्क पावर एनर्जी। बल्कि आज इसको यही रोकते हैं, आगे स्विच करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई मसला मसाइल हो, किसी को कुछ चीज समझ ना लगी हो, नो सर। आगे चलते क्लियर है क्लियर सर। है ये। हैं। ओके। अच्छा, लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक तो खिलाफत मूवमेंट पे आ गए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। रिफॉर्म्स पढ़ लिए थे। हाँ, रिफॉर्म्स तक पढ़ा था। रिफॉर्म्स तक। रिफॉर्म्स कौन से? 1999 और 1919 पे। 1919 पे रिफॉर्म्स तक तो पहुंचे ही नहीं थे यार हम लोग। मैंने लास्ट रोका था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, यहां पर आकर, जब मैंने कहा था कि गांधी अपने चक्कर में था, मुसलमानों ने कहा कि अगर हम इनको शामिल कर लेते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने में आसानी रहेगी। गांधी ने कहा यही मौका है, इससे फायदा उठा लो। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट का मैंने आपको बता दिया था कि जंग अजीम अव्वल के अंदर 1914 में शुरू हुई, 1918 में खत्म हो गई थी, 1919 में वो जो तमाम तोड़ फोड़ उन्होंने करनी थी वो सारी कर ली। अब उस जंग अजीम अव्वल के दौरान मुसलमान लीडरों ने कहा कि यार दो काम नहीं होने चाहिए, एक तो मुकामात मुकद्दसा को कोई ना छिड़े, और दूसरा जो खिलाफत है, ऑटोमन एम्पायर है, उसको, उसकी यूनिटी को सलामत रखना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक तहरीक लॉन्च की जिसका नाम खिलाफत मूवमेंट था 1919 में। अच्छा जी, इसमें काम शुरू हो गया। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, असल में ये काम शुरू हुआ था उसके हारने के बाद, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा था कि जाहिर सी बात है अब वो जो जंग जीते हैं उन्होंने तो अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें करनी है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? कहता है गांधी ने क्या किया, उसने कहा ठीक है जी, हम भी आपके साथ खिलाफत मूवमेंट में आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन ये है कि मिलके चलेंगे, मतलब कहानी शानी सारी वही सुनाई उसने। तो बाकी रिजल्ट्स जो भी निकलते हैं कहता है हम देखते हैं। अच्छा जी, हुआ क्या? कहता है गांधी सपोर्टेड द मुस्लिम्स एंड सेट अ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम फॉर अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड सेफ गार्ड ऑफ द खिलाफत। शुरू में यही था। गांधी फुली assured his people that if this program was adopted they would attain स्वराज। स्वराज क्या है? सेल्फ रूल विद इन अ ईयर, के एक साल में अपनी हुकूमत समझे पक्की, ठीक है। अब हिंदू केम अंडर द लीडरशिप, हिज लीडरशिप एंड कांग्रेस टू, जाहिर सी बात है उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, अडॉप्टेड गांधीज प्रोग्राम, बट द कायदे आजम वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट। उन्होंने कहा ना, ये काम ठीक नहीं है, सियासत को और दीन को अलग अलग चलना चाहिए, कायदे आजम का पॉइंट ऑफ व्यू था ये। ही वॉज अगेंस्ट मिंगलिंग पॉलिटिक्स विद रिलीजन, वो पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ मिक्स अप करने के वैसे ही खिलाफ थे। कहते दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ही thought it would only led to disaster and violence and resign from Congress 1920। अब मैंने कहा था ना लास्ट टाइम आपको कि कायदे आज़म ने क्यों रिजाइन किया 1920 में कांग्रेस से, वजह ये थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद
सेकंड खिलाफत मूवमेंट हेल्ड हुई, कहता है कब हुई, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 1919 में, और ये अमृतसर में हुई, वेयर द लीडर्स ऑफ बोथ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मेट एंड डिसाइडेड टू होल्ड कंट्री वाइड एजिटेशन। अब कायदे आजम दूरंदेश आदमी थे, उन्हें पता था कि काम जाना वायलेशन और एजिटेशन की तरफ ही है, और यही हुआ। कायदे आजम इसका पार्ट नहीं बने, इस नॉन कोऑपरेशन का, ठीक है, और कांग्रेस से भी रिजाइन कर दिया। द लीडर्स मेड कंट्री वाइड टूर एंड अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर दोनों भाई थे, मेड फेरी स्पीचेस टू री इन्फोर्स ऑफ द मूवमेंट। उन्होंने क्या किया कि बड़ी गुस्से और इश्तियाल अंगेज तकारीर की, और इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट द हिंदूज एंड मुस्लिम फॉरगेट देयर लॉन्ग स्टैंडिंग एनमिटी, कि जनाब जो पुरानी दुश्मनी थी, कहता है वो मुसलमान और उस हिंदू आप भूल गए, आपस में इकट्ठे हो गए। लेकिन कितना अरसा रहना था, जाहिर सी बात है। अब हुआ क्या, enmity and worked unitedly, even every foreign thing was rejected। कोई भी जो बाहर से चीज गोरों के मुल्क से आ रही थी, बाइकआउट किया गया। थाउजेंड ऑफ इंडियंस गेव अप देयर टाइटल्स, refused to vote in courts, refused government jobs, boycotted schools and colleges, foreign clothes was burned, and खद्दर, जो खद्दर का कपड़ा होता है, खद्दर मटेरियल was used instead, ठीक है। no service by Indians in British Army and boycotted law by lawyers, the charkha or the spinning wheel became the symbol of Indian freedom. Thus, the whole British government was system of government was paralyzed. एक मिनट ठहरे, ये वाला सिंबल बन गया, ये वाला ना, बेसिकली कि जी गांधी ने कहा कि जी हम ये बाइकआउट कर रहे हैं, बस खद्दर चरखा ये नेशनल सिंबल बन गया आजादी का, ठीक है, बताने का मकसद ये है। अच्छा जी, हिजरत मूवमेंट क्या है। अब इस दौरान क्या हुआ, मुसलमानों ने गलतियों पे गलतियां की। अब क्या हुआ, कहता है दिस देयर वाज अ हिजरत और माइग्रेशन मूवमेंट इन अर्ली 1920s in which Maulana Abdul Kalam Azad and Maulana Abdul Bari issued a fatwa asking Muslims to migrate to Afghanistan। खुदा का खौफ करो यार, किस काम में लग गए हो आप लोग। to Afghanistan where their religion and national image was not jeopardized। उन्होंने इसको इंडिया को दारुल हर्ब करार दे दिया कि जनाब ये दारुल हर्ब है, मतलब वो प्लेस जहां पर मुसलमानों का रिलीजन ही सेफ नहीं है। तो लिहाजा इनको चाहिए, इन पे फर्ज हो गया है कि ये किसी मुसलमान मुल्क की तरफ जाएं और अपना मजहब सेव करें, ठीक है। तो मैनी मुस्लिम्स रिजाइंड फ्रॉम देयर जॉब्स एंड यंग मुस्लिम्स बायकॉटेड देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, leaving their homes and belongings। About 18,000 Muslims went to Afghanistan in the form of processions, मतलब जो ग्रो दर ग्रो की शक्ल में चलते जा रहे थे, काफिलों की शक्ल में, वहां पहुंच के went to Afghanistan in the form of processions। Unfortunately आगे से हुआ क्या, Afghanistan didn't accept all the migrants and therefore they had to return to India only to find their properties had properties been taken over by the Hindus and their homes occupied by them। These poor Muslims were now homeless and didn't know where to go। लो जी, इस्लाम तो बचा लिया लेकिन घर माल बर्बाद सारा हो गया। मतलब बेसिकली एक गलत पॉलिसी थी ना, कि आप इस्लाम बचाने के चक्कर में आपने क्या किया कि जी आपका दीन ही सेफ नहीं है, खुदा का खौफ करो यार। वो उधर चले गए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वापस आए तो सारा कुछ लुट फुट गया था। These poor Muslims were now homeless and didn't know where to go। The तहरीक हिजरत वाज अ टोटल फेलियर, मतलब बेसिकली बैड डिसीजन था ना, कि मौलवियों की बातों में आए हैं, छोड़ के चले गए, वापस आए कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद डेलीगेशन टू यूरोप, इन्हीं लीडरान का अब्दुल कलाम आजाद है, सैयद सुलेमान नदवी है, सैयद हुसैन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, शौकत अली जौहर हैं, ये सारे मिलके जनाब पहुंच गए कहाँ पे, यूरोप पहुंच गए। और 8 महीने स्टे किया इन्होंने वहां पर, कि जी गवर्नमेंट से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे मुकामात मुकद्दसा को कुछ ना कहें, और इसके अलावा जो हमारा तुर्की वाला काम है ना खिलाफत का, वो भी ना छेड़ें। तो कहता है डेलीगेशन ऑल्सो फेल्ड विच कॉज्ड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट अगेंस्ट द मुस्लिम्स अमंग्स द मुस्लिम्स। कहता है इसने मुसलमानों में बड़ी मायूसी फैल गई। उन्होंने इनको टाइम ही नहीं दिया, मिलने नहीं दिया किसी को, ठीक है। जाहिर सी बात है वो फातेह थे, फातेह कौन कब मिलता है,
उसे क्या जरूरत पड़ी है। अच्छा, थर्ड खिलाफत मूवमेंट कब हुई, कहता है इट वाज हेल्ड एट कराची 9 से 11 जुलाई 1921 में, इन विच सर्विसेज ऑफ द पुलिस एंड आर्मी वर टर्म्ड एज हराम। दो जी, एक नया काम कर दिया इन्होंने, क्या जी, आर्मी और पुलिस की सर्विसेज को हराम या अनलॉफुल अंडर इस्लामिक कोड ऑफ लॉ करार दिया गया। तकरीबन अब 3000 स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे वो छोड़ दिए, और जो लोग पुलिस और आर्मी में जॉब कर रहे थे उन्हें कहा गया कि आप छोड़ो, उनको मजबूर किया गया, मतलब ब्लंडर्स मारे गए सादा लफ्जों में। डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट हुआ क्या जनाब, अब जवाल की तरफ कहानी शुरू हो गई। कायदे आजम इसी बात से डरते थे कि यार ये हो जाना है। क्या हुआ कि 1921 में कहता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दूसरे 6 लीडरान थे जनाब, सारे के सबको जेल हो गई। ठीक है, कायदे आजम थे नहीं, अब सारे मुस्लिम लीडर चले गए जेल में। क्यादत किसके हाथ में आ गई, गांधी के हाथ में आ गई। तो गांधी ने फिर जनाब इसको अपने मुताबिक चलाया। उसने कहा कि ना 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 ना, ये तो अभी चले गए हैं एजुटेशन की तरफ, तो इसमें अब मैं तो इसको खत्म कर रहा हूं। अब दरमियान में चोरा चोरी का सानहा भी हो गया 1922 में यूपी उत्तर प्रदेश में। हुआ क्या कि एक जुलूस ने ना, कोई 22 पुलिस वाले थे उनको जिंदा जला दिया। अब वो हिंदू थे मुसलमान थे, मतलब जलाने वाले कौन थे उसका तो इल्म नहीं, लेकिन उस जुलूस ने बिफरे हुए जो मॉब था उसने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। तो इस पे गांधी ने यू टर्न लिया, कहता है एट द हाइट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, जब पीक पे चल रहा था काम, जब गोरा सोच रहा था कि यार घुटने टेक दिए जाएं, तो क्या हुआ कि the leadership was in Gandhi's hand because most of the Muslims leaders were in jail। ठीक है, गांधी on the pretext of the चोरा चोरी सानहा called of the movement एज अकॉर्डिंग टू हिम इट हैड गिवन बर्थ टू वायलेंस, कि जनाब आपकी जो तहरीक है वायलेंट हो चुकी है, लिहाजा मेरा जो प्रिंसिपल है वो सत्याग्रह या नॉन वायलेंस है, तो ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, मैं इसको खत्म करता हूं। उसने किसी लीडर से पूछा नहीं और उसको खत्म कर दिया तहरीक को। मतलब जिस टाइम पे गवर्नमेंट पे प्रेशर बन चुका था उस पे गांधी ने आके जो गद्दारी कर दी। गांधी कॉलिंग ऑफ हिज पार्ट ऑफ द मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन स्कीम विदाउट प्रायर कंसल्टेशन कॉज्ड एन ओपन हार्म टू द मुस्लिम्स, के बहुत बड़ा नुकसान दिया इस चीज ने, एंड फाइटर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। और मुस्लिम्स फेल्ट दैट इफ दिस प्रोग्राम हैड कंटिन्यूड द गवर्नमेंट वुड हैव बीन कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो अबॉलिशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट अब खत्म कैसी हुई। द मुस्लिम्स फेल्ट बिटर एट बीइंग बेट्रेड बाय द हिंदूज, के जनाब जो उनको धोखा मिला उस पर बड़ा गुस्सा था उनको। बट ग्रेटर शॉक अवेटेड देम इन नियर फ्यूचर, एक और नया शौक था जो उनका इंतजार कर रहा था। हुआ क्या कि जनाब 3 मार्च 1924 को एक मुसलमान हीरो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को ही खत्म कर दिया। लो जी, जिसके लिए आपने शुरू किया था काम वो तो खत्म हो गया कि जी हमारा जो सल्तनत उस्मानिया है उसकी खिलाफत को कायम रखा जाए। तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उस चीज को खत्म कर दिया। तो इस तरह से जनाब ये एक टोटल फेलियर था, फ्लॉप हो गई, और इससे मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला है रॉलेट एक्ट। ये हिस्ट्री, अच्छा आप लोगों को समझ भी आ रही है या बस ऐसे ही बैठे हुए हैं सब लोग। आ रही सर है आ सर। रही है। याद भी करना यार, इसको सिर्फ समझना ही नहीं है। किरण क्या कह रही है, समझना ही नहीं है। इन शॉर्ट यूर लंदन हाँ जी जनाब, लंदन जाने की रस्म बहुत पुरानी है, हम दोबारा फिर वापस पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक बार फिर हमारी प्लेटें कम हो जानी जाके वहां पर, फिर हमने वापस नहीं आना। हाँ जी, अच्छा, तो रॉलेट एक्ट बदतरीन एक्ट इसको नाम दिया जाता है कि इसमें अनलिमिटेड पावर्स दी गई गोरे के पास, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि उसने कहा कि जो खिलाफत मूवमेंट चल रही है ना इसको कुचलें। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने कहा कि इसको जनाब आयरन हैंडेड आप इसको डील करें, और जो मतलब अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई तो उसका फिर बहुत ज्यादा मिस यूज हुआ। इसको काला कानून भी कहा गया है रॉलेट एक्ट को। ठीक है, और ये एक गोरा था जिसका नाम था सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट, ये नाम लिखा हुआ है मैंने उसका। ठीक है, उसने इसकी ड्राफ्टिंग की थी। ठीक है, उसके नाम पे रॉलेट एक्ट रखा गया। और 21 मार्च 1919
टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हो गई थी वो तो। एंटी ब्रिटिश फीलिंग इन द इंडिया रीच्ड इट्स हाइट। द गवर्नमेंट फाउंड दैट द नॉर्मल मशीनरी ऑफ लॉ कुड नॉट कॉप विद द सिचुएशन के नॉर्मल जो है हालात, जो आप कह लें कि लॉ से आप इसको डील नहीं कर सकते, लिहाजा स्पेशल पावर्स दे दी गई। गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी अंडर जस्टिस S.A. रॉलेट, सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट, तो to investigate revolutionary crimes and suggested legislative means for its eradication in the country, कि जनाब इसको कंट्री से खत्म करने के लिए उसने पावर्स दी गई उसको। they tried to intimidate the people by force, ठीक है, और इंडियंस वर imprisoned without least excuses, छोटी छोटी बातों पे उठा लिया जाता था। मतलब ये कह लें कि किरण कह लें कि डाले का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। इट ऑल्सो curbed the freedom of the Indians. Okay, Rowlatt Act was condemned by all Indians, मतलब हिंदू थे मुसलमान सब ने इसको condemn किया। It came into operation in 1919, ठीक है। गांधी started सत्याग्रह campaign, non-violent campaign against the government। सत्या means insistence on truth या non-violent। अच्छा जी, he then gave a call for हड़ताल strike which caused a suspension of all economic activities in India at all scale, जिसको पहिया जाम हड़ताल कहते हैं। both Hindus and Muslims participated enthusiastically all over India। जाहिर सी बात है रॉलेट एक्ट के खिलाफ हिंदू मुसलमान दोनों ही खिलाफ थे, लिहाजा सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। पुलिस ऑब्स्ट्रक्शन, रियॉटिंग, वायलेंस है, शूटिंग, सारा कुछ उसमें हुआ, जिसमें लोग जाहिर सी बात है कुछ मारे भी गए, ठीक है। अच्छा जी, कहता है कि वर इन द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट गांधी एंड अदर लीडर्स मेड एंटी ब्रिटिश स्पीचेस एंड वर फाइनली अरेस्टेड। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ स्पीचेस की और गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया, ठीक है। एंड फाइनली अरेस्टेड विच इंसाइटेड द पीपल एंड पुलिस ओपनड फायर। अब इन्होंने क्या किया कि जनाब एक हड़ताल की कॉल जो गांधी ने दी थी कि जनाब आप आ जाएं, तो एक बड़ा जलसा करती हैं। अब जलसा कहां रखा गया, जलसा रखा गया अमृतसर में जलियांवाला बाग में। लोगों ने क्या किया, लोग जलसा सुनने के लिए वहां इकट्ठे हुए। उसकी पोजीशन कुछ ये थी कि उसके 2-3 गेट थे और एक मेन गेट था, उसमें दरमियान में एक बड़ा सारा मतलब स्टेज था। स्टेज पे वो जो है जितने भी कह लें कि जो डॉक्टर सैफुद्दीन था, ये मतलब सरकर्दा लीडर था बेसिकली। ये लोग थे कांग्रेस का। तो ये लोग बेसिकली तकारीर के लिए स्टेज पे तकारीर कर रहे थे, लोग आगे बैठे सुन रहे थे। गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो हजारों में लोग इकट्ठे हो गए हैं, कुछ मसला ना हो जाए, तो उन्होंने फौज को कॉल कर लिया। जनरल डायर ने क्या किया, बाकी तमाम जो जो आउटलेट्स थे बंद करवा दिए, मेन वाला भी करवा दिया, और लोगों पे जो तकरीरें सुन रहे थे उस पर फायर खोल दिया। उससे जनाब कहती हैं कि तकरीबन 1200 लोग जख्मी हुए और 380 बंदे उसमें मारे गए थे। मुसलमान उनको मतलब लोगों को समझ नहीं है कि हुआ क्या है उनके साथ, ठीक है। ये एक दफा जलियांवाला बाग जहां खत्म कर लेते हैं आज, और बाकी फिर इसको रोकते हैं। द अथॉरिटीज रिएक्शन टुवर्ड्स द हड़ताल स्ट्राइक वाज that they prohibited some of the leaders from speaking in public। लोग उन एग्जाम्पल गिवन, सत्यापाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन, इनको रोका गया कि आप लोगों में इश्तियाल ना फैलाएं, तकरीर तकारीर ना करें। द डिप्टी कमिश्नर आस्क्ड फॉर एडिशनल मिलिट्री फोर्स इन अमृतसर, ठीक है, एडिशनल फोर्स मंगवा ली गई, फौज पहुंच गई। लीडर्स हु वर बैंड फ्रॉम मेकिंग पब्लिक स्पीचेस वर लेटर अरेस्टेड एंड टेकन टू एन अननोन प्लेसेस। अच्छा, इसके बाद हो गया, कहता है दिस एंगर्ड द पीपल एंड प्रोटेस्ट a procession of 20 to 30,000 people taken out। ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, कहते हैं 20 से 30 हजार लोग थे जलियांवाला बाग में, उस तकरीर तकारीर को सुनने के लिए इकट्ठे हो गए।
क्योंकि 20-30 हजार बंदा जहां इकट्ठा हो, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने तो फोर्स मंगवानी थी। अब मिस हैंडलिंग ये हुई कि जनरल डायर आ गया वहां पर। दे वर पीसफुली लिसनिंग टू द स्पीचेस बीइंग मेड बाय लीडर्स व्हेन जनरल डायर क्लोज्ड ऑल एग्जिट्स of the Bagh and opened fire without any warning. In this indiscriminate fire, 380 people lost their lives and 1200 people were injured. ठीक है। और people of Punjab got furious when they heard this news and started plunder and arson. जनाब लूट मार और आग शाग लगाना शुरू कर दी उन्होंने इसके ऊपर। उसके बाद आए दिल्ली प्रपोजल। तो बस आज हम इसको यहीं दिल्ली प्रपोजल से पहले पहले क्लोज करते हैं। और कल आपने यहां तक तैयार करना है जनाब आपने, ठीक हो गया। दिल्ली प्रपोजल बशर्ते जिंदगी कल करेंगे। यहां तक किसी को कुछ चीज समझ ना लगी हो तो बताएं, आप पूछ सकते हैं जी प्लीज। नहीं सर जी। ठीक है, बस इसको साथ साथ याद करते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बाद में काम इकट्ठा हो जाएगा फिर मुश्किल पेश आएगी। सही है, तो बस क्लास क्लोज करते हैं। और आज जो मैंने ओके सर। हाँ जी, अच्छा वो जो वर्ड लिस्ट है ना वो कैब वाला, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस से है मीडियोकर तक, ठीक है, वो तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और बाकी जो मैंने 2 नोट सेंड किए हैं, कोशिश करें कल तक उसको तैयार कर लें आप, ठीक है। सर टेस्ट किस दिन लेंगे? इसका क्या कहते हैं, सेल्फ स्टडी का जी सर। डे डिसाइड कर लें यार आप लोग। मैंने ग्रुप में मैसेज भी फ्राइडे छोड़ा को था सर कंबाइन कंबाइन यार। ही कर लें बस। यार कंबाइंड वाला काम ना, मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसका अलग ले लें, इसका अलग ले लें, 2 टेस्ट हो जाएंगे हमारे, इसको अलग चलाते हैं। जिस तरह सर आप इजी हो, आप बना के भेज दें, हम कर मुझे मुझे देंगे। कोई मसला नहीं, मैं कहता हूँ एक डे रख लें हम लोग, तो उस पे काम चलता रहेगा, रूटीन भी बन जाएगी। आप लोग ये काम करना, बॉयज बॉयज वाले ग्रुप में एक डिस्कशन कर लें, गर्ल्स गर्ल्स वाले में कर लें, यार कोई एक दिन फाइनल कर लें, उस पे कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने बताना है अगली अगली कल वाली क्लास में मुझे, कि जनाब हम इस पे चलें एग्री सर। करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, साथ साथ तैयार चलें करते जाएं, ठीक। और डिले नहीं करना आपने इसको, ठीक हो गया। चलें। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम ओके वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।